हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, गुलिक के बारे में बात करेंगे। और ये एक उपग्रह है, सब प्लैनेट इसको कहा जाता है, लेकिन इनको एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये शनि के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, जैसे शनिदेव टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, काल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह गुलिक भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट हैं, राहु केतु से भी ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट हैं गुलिक, और इसमें कोई भी दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसकी पोजीशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जब भी आप कोई चार्ट देखते हैं, गुलिक की पोजीशन आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, क्या उनकी सिचुएशन है, नवांश में कहाँ है, D12 में कहाँ है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इनकी D30 में कहाँ है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स में दोस्तों आपको इसकी कैलकुलेशन पार्ट नहीं मिलेगा। और जगन्नाथ होरा, जो कि एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले भी बताया था, आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। बहुत उसमें इंफॉर्मेशन है, लोडेड है वो इंफॉर्मेशन से। तो उसमें गुलिक की जो डिग्रीज़ हैं वो पूरी मेंशन की जाती हैं, नवांश में कहाँ है, पूरी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सब का जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ क्लिप्स जो हैं आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, जो कि गुलिक के बारे में ही कुछ क्लिप्स हैं, और मैंने इस पर कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किए थे। और थोड़ा सा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि बहुत इसको आराम से और बहुत क्लियरली आपको एक एक चीज़ मैं समझाऊँगा। 2-3 पार्ट्स इसमें रहने वाले हैं दोस्तों, लगभग 3 पार्ट्स में मैं इसको 3 वीडियोस में इसको कवर करूँगा। तो आप स्क्रीन पे जो क्लिप देख रहे हैं, इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन इसको दी जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और जब चार्ट की आप इवैल्यूएशन करते हैं, चार्ट को जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें गुलिक की बहुत इम्पोर्टेंस है। बाकी नोट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, तो आप जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं। राहु केतु से ज़्यादा मेलेफिक होते हैं, और जहाँ पे ये कुंडली में विराजमान होंगे, तो कुंडली के जो राजयोग होते हैं उनमें एक डिफरेंस ला सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दी हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में मैं आपको कुछ नोट्स के माध्यम से थोड़ी सी डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। गुलिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी एक प्रॉपर विधि होती है। तो कैलकुलेशन पार्ट में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको समझाने के लिए बहुत जो है समय भी लगेगा और समझ आने में डिफ़िकल्टी भी होगी। तो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक जो वो एक दिन है उसको डिवाइड किया जाता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त, फिर सूर्य अस्त से अगले दिन सूर्य उदय। तो इन 2 पार्ट्स को, एक दिन को दिन में डिवाइड किया जाता है, और फिर सूर्य उदय से सूर्य अस्त को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और जो सेगमेंट शनिदेव के हिस्से में आता है, उसी में गुलिक की कैलकुलेशन की जाती है। गुलिक की डिग्रीज़ वगैरह सब उसी से कैलकुलेट की जाती हैं दोस्तों। तो ये एक सिंपल ब्रॉडर मेथड है, मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी आपको नहीं होनी चाहिए। और कैलकुलेशन पार्ट में आई थिंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सॉफ्टवेयर्स में हर चीज़ रेडीली अवेलेबल होती है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अब जिनकी भी कुंडली में गुलिक फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कुंडली की जो पूरी इम्पोर्टेंस है, कुंडली की जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और
फर्स्ट हाउस लगन भाव में गुलिक जो हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति के माइंड को भी इफ़ेक्ट कर देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस व्यक्ति स्वयं है, उसकी सोच है। और अगर चंद्रमा के बिल्कुल पास हो गए ये गुलिक, अगर मान लीजिए चंद्रमा आपके 12 घर में है, गुलिक फर्स्ट हाउस में है, तो बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो आता है, क्योंकि एक प्लैनेट की जो ऑरा होती है, जिसको एक तरह से आप रोशनी कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में ऑरा समझाना अभी यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो एक प्लैनेट की ऑरा हमेशा सेकंड हाउस में हल्की हल्की पड़ती है दोस्तों। तो इसी तरह से गुलिक जो है 12th हाउस और सेकंड हाउस दोनों जगह अपना प्रभाव डालेगा जब वो लगन में विराजमान होगा। तो अगर भाग्यवश आपके चंद्रमा 12th हाउस में है, गुलिक फर्स्ट हाउस में है, तो आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ आपको टेंशन, कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज़ नहीं आप इसको कह सकते, आपका मन जो है थोड़ा विचलित रह सकता है, या किसी तरह की जो मेंटली रिटार्डेड केसेस होते हैं, ऐसे पर्सन्स होते हैं, उन कुंडलियों में ये योग देखे जाते हैं दोस्तों। और भाग्यवश अगर राहु देव भी चंद्रमा के साथ आ गए या राहु देव गुलिक के साथ प्लेस्ड हो गए, तो आप 100% मान के चलिए इस तरह के जो केसेस हैं वो देखने में आते हैं दोस्तों। तो ये केस स्टडी के माध्यम से मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में भी आपको बताऊंगा। तो बेसिक यही है, लगन में गुलिक की प्लेसमेंट सारे राज जो योग हैं उनका जो महत्व है उनको कम कर देती है, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। भाव चलित कुंडली में भी गुलिक को उसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा जैसे मैंने आपको मेथड बताया था, इक्वल हाउसेस डिस्ट्रीब्यूशन से किया जाता है। हर कैलकुलेशन में गुलिक की डिग्रीज दी रहती हैं, उनके नक्षत्र लॉट्स दिए रहते हैं, नमांश में कहाँ प्लेस्ड होंगे गुलिक वो दिया रहता है। अगर आपको गुलिक की डिग्रीज पता चल जाए तो नमांश और बाकी सब चार्ट्स में आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुलिक आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में रहने वाली हैं। और अगर सेकंड लॉर्ड भी वीक होंगे या नीच के होंगे, अस्त होंगे, कहीं ना कहीं ख़राब हाउसेस में प्लेस्ड होंगे, तो आप मान के चलिए फाइनेंशियली आपको ये बहुत तंग करेगा। और आपकी जो कुटुंब है, परिवार जिसको आप कहते हैं, वहाँ भी किसी तरह के झगड़े कलेश इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस करने को मिल सकती हैं दोस्तों। थर्ड हाउस में गुलिक थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं और उसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव से गुलिक कभी भी दृष्ट नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर थर्ड हाउस में है लेकिन शनिदेव से गुलिक दृष्ट हो जाते हैं तो ये संकेत देता है किसी बहुत बड़े रोग, किसी बहुत बड़े कष्ट का दोस्तों। अगर शनिदेव से दृष्ट नहीं है, गुलिक थर्ड हाउस में है, तो क्योंकि उपचय भाव है और मेलेफिक्स थर्ड हाउस में थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, तो यहाँ गुलिक अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। इसी तरह से फोर्थ हाउस में भी गुलिक बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं दोस्तों। आपकी सुख शांति को बिल्कुल पूर्ण रूप से भंग कर देंगे। आपका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस जिसको आप कह सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से खराबी कर सकते हैं। मदर की हेल्थ में खराबी कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिफ्थ हाउस में भी गुलिक जो है, अगर किसी के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन कन्याओं की कुंडली में, उन लेडीज़ की कुंडली में फिफ्थ हाउस में गुलिक है, तो आप मान के चलिए आपको प्रेगनेंसी या कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होंगी। अगर फिफ्थ लॉर्ड भी कुंडली में बहुत वीक है और बहुत मेलेफिक एस्पेक्ट भी है गुलिक के ऊपर, तो कभी कभी ऐसे चार्ट्स में देखा जाता है कि जो बच्चों का सुख है उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है दोस्तों। सिक्स्थ हाउस में गुलिक थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो उपचय भाव है और मेलेफिक्स उपचय भाव में थोड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसमें भी एक्सेप्शन है, शनिदेव द्वारा दृष्ट नहीं होने चाहिए गुलिक। सेवन्थ हाउस में मैरिड लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी हाउसेस को भी एनालाइज कर सकते हैं। एट्थ हाउस में प्रॉब्लम्स देंगे। नाइन्थ हाउस जो है आपके भाग्य में कष्ट देंगे। 10th हाउस में अगर गुलिक किसी के भी विराजमान है तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स तो अवश्य देते हैं, लेकिन ये उपचय भाव होने से जो ग्रोथ है उसकी जो
ग्रोथ की जो रेट है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। धीरे धीरे आप राइज करेंगे लेकिन राइज अवश्य कर जाएंगे दोस्तों। और रूल उसमें वही है, गुलिक पर जितना ज़्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा वो उतने ज़्यादा और मेलेफिक हो जाएंगे और फिर जिस हाउस में वो बैठते हैं उसकी खराबी करते हैं। इसी तरह से 11th हाउस में भी वही एक्सेप्शन आपको फॉलो करनी है। अगर मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं होगा तो आपके गेन्स जो है उसमें राइज मिल सकता है आपको, लेकिन अगर मेलेफिक एस्पेक्ट होगा तो फिर वही सेम प्रॉब्लम रहेगी। 12th हाउस में गुलिक कभी कभी बहुत ख़राबी कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि 12th हाउस जो है हानि का भाव है, नुकसान का भाव है। यहाँ गुलिक का होना व्यक्ति को कर्जदार बना सकता है, कर्जे में डूब सकते हैं ऐसे लोग। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो कभी कभी व्यक्ति सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाता है दोस्तों। तो ये गुलिक के एक ब्रॉडर वे से मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं हर हाउसेस में, लेकिन इनको केस स्टडीज़ के माध्यम से हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गुलिक अगर आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट के साथ विराजमान है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। जो हमारे नेचुरल कारक्स होते हैं, मान लीजिए गुलिक अगर सूर्य देव के साथ विराजमान है, अभी मैं इसमें हाउसेस नहीं ले रहा हूँ, सूर्य देव के साथ गुलिक अगर कुंडली में विराजमान है तो आप ये मान के चलिए सूर्य देव पिता के कारक हैं, तो ये आपके पिता को सदैव कष्ट देंगे, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स देंगे। उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में हमेशा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, उनके व्यापार में कष्ट हो सकता है, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा तो अकस्मात मृत्यु भी देखी जाती है पिता की इस केसेस में। और अगर शनिदेव का एस्पेक्ट होगा, अगर गुलिक सूर्य के साथ है, शनिदेव का एस्पेक्ट है उस पर, तो किसी तरह से कुछ लंबी बीमारी के बाद पिता की मृत्यु हो सकती है। तो ये एक तरह के योग हैं दोस्तों, इनको आप पूर्ण रूप से सिर्फ आपने ये देखा गुलिक सूर्य के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो स्ट्रेट अवे प्लीज़ ये प्रेडिक्शन मत कर दीजिए कि पिता बीमार हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है या मृत्यु हो सकती है। उसमें बाकी कॉम्बिनेशंस भी आपको देखने हैं। 22वां दृष्टान लॉर्ड कहाँ पे है, क्या वो भी साथ में कुछ युति कर रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है। 64वां नवमांश के लॉर्ड वो कहाँ पे हैं, दशा क्या चल रही है। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडर वे में आप ये कह सकते हैं गुलिक जब सूर्य के साथ होगा तो पिता को कष्ट जो है वो अवश्य होता है। इसी तरह से गुलिक जब चंद्रमा के साथ होंगे तो भी आप मान के चलिए ये चंद्रमा के जो कारकत्व होते हैं उनको बुरी तरह से पीड़ित कर देता है दोस्तों, क्योंकि गुलिक जो है बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं। और जैसा आपने क्लिप में पढ़ा होगा, इनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये राहु केतु की तरह ही एक तरह से छाया सब प्लैनेट आप इनको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेलेफिक हैं। तो चंद्रमा जो है आपके मन है, तो जब गुलिक चंद्रमा के साथ आ जाता है मन पीड़ित रहेगा, माता को रोग हो सकता है, किसी तरह का कष्ट हो सकता है। और शुभ प्रभाव होगा तो कुछ % कम, अशुभ प्रभाव होगा तो बहुत ज़्यादा। इसी तरह से अगर गुलिक मंगल देव के साथ कुंडली में विराजमान हो जाते हैं कहीं भी, अभी हाउसेस इसमें मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रॉडर वे में अभी आपको बता रहा हूं। तो छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है आपके यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होंगे, छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है। मंगल ब्लड के कारक हैं, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। और मंगल जो है करज के कारक होते हैं दोस्तों। तो गुलिक का मंगल के साथ आना एक नेगेटिविटी भी आप इसको कह सकते हैं, पॉजिटिविटी भी आप इसको कह सकते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाता है, उस पर करेज की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या उस चीज़ की आपको आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन कुल मिला के मंगल देव को ये ख़राब ही करता है। जिन चीज़ों को मंगल सिग्निफाई करेंगे उन चीज़ों में खराबी देखी जाती है। अब बात करते हैं गुरुदेव की, गुलिक की। गुरुदेव के साथ अगर युति हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए गुलिक क्योंकि एक बहुत मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये गुरुदेव को ख़राब कर देते हैं। व्यक्ति की जो सोच होगी वो अच्छी सोच ना होकर एक नेगेटिव सोच बन जाती है।
जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर गुरुदेव किसी की कुंडली में नीच के हो जाते हैं, गुरुदेव किसी की कुंडली में अगर कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त होते हैं, तो यही गुरुदेव जो कि एक नेचुरल शुभ प्लानट होते हैं, एक अच्छा रिजल्ट ना देकर एक नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से गुलिक जो हैं गुरुदेव को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं दोस्तों, और उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं। गुरुदेव विजडम के कारक हैं, गुरुदेव धन के कारक हैं, गुरुदेव आपके संतान के कारक हैं। तो जिन भी चीज़ों के वो कारक होंगे उनमें प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। अब गुरुदेव अगर शुक्र देव के साथ विराजमान हो जाए तो ये एक बहुत डेंजरस योग होता है दोस्तों, क्योंकि शुक्र स्त्री के कारक हैं, शुक्र पत्नी के कारक हैं। तो पत्नी को रोग हो सकता है या पत्नी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों की कुंडलियाँ जब हमारे पास आती हैं तो उसमें देखा जाता है पत्नी ने डाइवोर्स केस कर दिया या पत्नी ने किसी तरह का और केस कर दिया, या आपके ऊपर कुछ ऐसा लांछन लग जाता है जो मैं अभी यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। स्त्री से आपको कष्ट भी हो सकता है, आपकी स्त्री को भी कष्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है अगर गुलिक आपके शुक्रदेव के साथ हैं दोस्तों। गुलिक अगर बुध देव के साथ होंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिनकी भी कुंडली में गुलिक जो है बुध देव के साथ होंगे दोस्तों, मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, आपकी जो यंगर सिस्टर्स होंगी या आपकी जो आंटी आप कह सकते हैं, मासी इसमें आप ले सकते हैं, बुआ आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि बुध जो है इन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। मामा इसमें आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्डेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखी जाती हैं, क्योंकि बुध जो है इंटेलिजेंस है, आपकी सोच है, और गुलिक जो है एक नेगेटिव प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है। तो बुध देव को पूरी तरह से ग्रास्त कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं और बाकी फैक्टर्स उसमें सपोर्ट करते हैं, तो आपकी यंगर सिस्टर्स, कोई आंटी, कोई मासी, कोई बुआ, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनको उस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ सकती हैं अपनी लाइफ में। और अगर शनिदेव के साथ गुरुदेव अगर विराजमान हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत डेंजरस योग है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, दो मेलेफिक प्लैनेट्स अगर एक साथ बनते हैं तो रोग, कष्ट, इन तरह की प्रॉब्लम्स जो दिखाई देती हैं। अगर गुलिक राहु देव के साथ विराजमान हो जाते हैं दोस्तों, तो ये भी एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है कुंडली में। इन्फेक्शंस को जन्म देते हैं राहु देव और गुलिक अगर एक साथ मिलके हो जाएं, और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन से होती हैं, इस तरह की बीमारियां आपको दे सकते हैं। यही गुलिक अगर केतु देव के साथ कुंडली में आपके विराजमान हो जाएं, तो केतु देव जो है रोग, कष्ट और एक्सीडेंट को सिग्निफाई करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में रेगुलर एक्सीडेंट्स आप देखेंगे, रेगुलर एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी भारी शस्त्र से आपको चोट लग सकती है, एक्सटर्नल इंजरी जिसको कहते हैं, कोई बॉडी का आपका पार्ट जो है वो कट सकता है, क्योंकि केतु देव दोस्तों स्पेयर्स को कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं। इसका लॉजिक यही है कि राहु केतु को जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, तो इसी चीज़ को ये सिग्निफाई करते हैं केतु देव, स्पेयर्स को कहते हैं, टुकड़ों को। तो अगर आपका एक्सीडेंट होगा, गुलिक भी अगर वहाँ साथ में है, तो किसी बॉडी के पार्ट का कट जाना संभव होता है दोस्तों, अगर आपकी दशाएं, अंतर दशाएं खराब हैं, बाकी नेगेटिव प्लैनेट्स भी उसमें अगर सपोर्ट करते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये गुलिक के बारे में एक ब्रॉडर एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है। सेकंड वीडियो में मैं एक केस स्टडी के साथ आपको थोड़ी सी और फैक्ट्स जो हैं गुलिक के बारे में बताऊंगा, प्लस कुछ कैलकुलेशन पार्ट होता है जिसमें लगन की डिग्रीज, चंद्रदेव की डिग्रीज और गुलिक की डिग्रीज, उन सबको एक साथ जोड़कर एक राशि निकाली जाती है। और जब भी उस राशि में कोई नेगेटिव प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, तो उस समय आपको कष्ट, किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको सेकंड पार्ट में ही समाप्त करने की, ताकि थर्ड पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुलिक के बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरा आग्रह है सबसे कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। वो साढ़े साथी से रिलेटेड है। हालांकि मैंने साढ़े साथी से रिलेटेड पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा और मैं आपको एक नई टेक्निक और एक नई इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।